वेरी गुड इवनिंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लासेस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी, आप लोगों को बात जो है समझ में आ रही होगी, और बात से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ये है कि इसका महत्व क्या है वह समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं, और क्लास 9th की एनसीईआरटी में इस समय हम लोगों का जो चर्चा का विषय है, ये मुझे दूसरा पीडीएफ ले लेना चाहिए। 9 क्लास 9 एनसीईआरटी मैं सीधे यहाँ से ले लेता हूँ। तो हमको सेकंड चैप्टर इसका हमें बात करना था, लोकतंत्र क्या है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। ये आवाज़ भी बंद थी। ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। तो हम लोग लोकतंत्र क्या है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ये कौन बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। तो अब हम लोग का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र अगर हम कहें तो हम लोग पहले भी दौर में बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि लोकतंत्र के सामान्य लक्षण क्या हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के आते हैं कि किन आधारों पर हम सरकारों को लोकतांत्रिक और किन आधारों पर गैर लोकतांत्रिक कर सकते हैं। क्लास में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक की जो है चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अभी जरूरी ये है कि जब हम परिभाषाएं गढ़ते हैं, और कई बार हम परिभाषाओं को गढ़ने का प्रयास करते हैं, तो परिभाषाओं की जरूरत क्या पड़ती है। इसमें जो है यहाँ पर इन्होंने एक क्लास की डिबेट को सामने लगा है, और क्लास में जो है सवाल यही था कि परिभाषाओं की आवश्यकता क्या है। मेरी जो क्लास की स्टूडेंट है वो बात की शुरुआत करते हुए कहती है कि मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता है। एक अध्याय तो किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया, और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर करना यही है तो हमें पहले अध्याय में ही लोकतंत्र को डिफाइन कर देना चाहिए था। अब तक हम लोकतंत्र को रोक करके क्यों रखे हुए हैं। लिंग दो मैडम, तुम्हारी बात जैसा कि पहले के जो है हम लोग क्लासेस में करते थे कि हम लोग किसी भी बात की शुरुआत सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से करते थे, या ओल्ड एनसीईआरटी में भी करते थे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों चेंज किया गया? अभी भी जब आप कहीं पर पढ़ने जाते होंगे कोचिंग्स वगैरह में या किसी क्लास में, तो वहाँ पर वो लोग किस तरह से क्लास को जो है कैरी ऑन करते हैं। वो सबसे पहले क्लास का जो है किसी भी टॉपिक को उठाने से पहले उसका जो है बेसिक्स वो लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि बेसिक्स पहले क्लियर कर दिया जाए, और तब आगे उसको जो है वो और अधिक डेवलप करते हैं, यानी उसके बारे में और चर्चाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। यहाँ पर कैसे इसको डेवलप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बात में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा करते हैं? यानी कि हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्द का प्रयोग करने से पहले उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। सोचिए कि आपको किसी से प्यार हो गया तो पहले आप जाकर के जो है उस जिसे कि आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उससे आप पहले प्रेम का इजहार मत करिए। आप जाकर के सबसे पहले आप डेफिनेशन दीजिए कि प्रेम क्या है। न भी पिटने वाले होंगे तो पिट जाएंगे, और कोई संभावना भी अगर बन रही होगी तो खत्म हो जाएगी। बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसी तरह से दुकानदार से कलम मांगने से पहले
आप दुकानदार को उसकी डेफिनेशन समझाने में लग जाइए तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत गलत जो है तरीका होगा कि आप जो है पहले कलम की डेफिनेशन को जो है साबित करने की कोशिश करिए। तो इसी बात को ये कहते हैं कि कलम हो, बरसात हो, प्रेम है, तो क्या इनका उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा देना जरूरी है? क्या हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, क्या हम सबकी परिभाषा को जानते हैं? और क्या ये जो परिभाषाएं हम जानते हैं वह स्पष्ट और सर्वमान्य है? क्या जो शर्ट में बटन लगता है उसकी परिभाषा जानते हैं आप? क्या रेल की पटरी की परिभाषा जानते हैं आप? या खुद आप अपनी परिभाषा जानते हैं कि आप कौन हैं? और अगर आप इन सब की परिभाषाएं नहीं जानते तो जाहिर सी बात है कि फिर आप केवल जो पढ़ते हैं उनकी ही परिभाषा को जानने की आप हर बार जद्दोजहद में क्यों लग जाते हैं? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और इस प्रश्न का बड़ा सामान्य सा उत्तर है, यहां पर देखिए, ये कहते हैं कि जरा सोचो क्या हमारे पास इन शब्दों की है? तो ये कहते हैं कि फिर परिभाषा की जरूरत क्या है? तो लिंगदोह मैडम जो है आगे बताती हैं कि हमें परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, यानी कि जहां पर अस्पष्टता होती है परिभाषाएं वहीं पर आवश्यक होती हैं। अब जैसे कि बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो, तो अब आपको बादल फटने का क्या मतलब है, यहां पर आपको परिभाषा देने की जरूरत है कि जब एक साथ बहुत ढेर सारी बारिश, औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको कहते हैं कि बादल फट गया। बादल फटने का मतलब ये नहीं कि पानी ठर्र से करके नीचे आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो तो उसी को बादल फटना कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग जो हम लोग परिभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम लोग जब अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रयोग हों जिन जो शब्द, उनके लिए हमें परिभाषा की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पर रिव्यांग जो है प्रश्न लेकर के आती है कि हमें परिभाषा की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया और अब्राहम लिंकन का वाक्य क्या था? उनका वाक्य था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे लिए फिर यही पर्याप्त है कि हम लोकतंत्र को जानते हैं। तो लिंगदो मैडम करें कि आप जो जानते हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि ये परिभाषा ठीक लग रही है, और जब तक हम इस मसले पर खुद ना विचार करें कि क्या यह लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा है। कहती हैं कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ कहा है, या फिर बहुत सारे लोग या सभी लोग उसको मानते हैं, तो इस आधार पर हमें परिभाषा नहीं मान लेनी चाहिए। तो फिर योलांदा प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है परिभाषा जो है क्यों तलाशें। इन्होंने कहा कि परिभाषा के लिए, जैसा कि अक्सर करके बचपन में आपने पढ़ा होगा कि किसी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, आप यही खोज लीजिए।
डेमोक्रेसी शब्द जो है वो डेमो और क्रेशिया से मिलकर के बना है, जिसमें डेमोस शब्द का मतलब होता है लोग और क्रेशिया शब्द का मतलब होता है शासन। तो इस प्रकार से लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। यानी कि आप जो है परिभाषा प्राप्त करने का तरीका यह हो सकता है कि आप उसकी जो है शब्द की व्युत्पत्ति पर चले जाइए। तो लिंगदो मैडम यहां पर फिर से जो है बात करें, अब देखिए क्लास की डिबेट वो किस तरह से इसको महत्वपूर्ण बनाती है। तो लिंगदो मैडम कहती है बात सही है कि डेमोक्रेसी को आपने डेमोस धन क्रेशिया के अर्थ में चुन लिया। अब यहीं पर एक बात पर आप गौर फरमाइएगा कि ये जो डेमोक्रेसी को इन्होंने यहां पर तोड़ करके बताया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि पैड मेरा खराब हो गया। डेमोक्रेसी शब्द को ये अपनी परिभाषा में शामिल कर लीजिएगा तो इसमें भी अच्छा रहेगा कि डेमोस धन क्रेशिया शब्द से बना हुआ है, जहां पर डेमोस शब्द का मतलब होता है लोग और क्रेशिया शब्द का मतलब होता है शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द का मतलब हुआ लोगों का शासन। हाँ जी सर, आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब दिखेगा? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर। पीडीएफ दिख रही है वो वाली। पीडीएफ के ऊपर जो लिख रहा है वो नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा रुको, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बनता है, डेमोस और क्रेशिया। ये आप लोग को याद होना चाहिए। डेमोस शब्द का मतलब क्या है? लोग। और क्रेशिया शब्द यूज होता है रूल करने को। तो इस तरह से डेमोक्रेसी क्या हो जाती है? तो अगर डेमोक्रेसी की ओवरऑल मीनिंग देखेंगे तो रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन, इसका मतलब निकल करके आएगा। ठीक है ना? तो ये इसी पर जो है कहते हैं कि लिंगदे मैडम कहती हैं कि ठीक है, ये आपने जो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर इसका मतलब निकाला, चलो ये भी एक तरीके के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये सही होगा, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब लिंगदो मैडम क्या कहती हैं कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका यह हमेशा सही नहीं हो सकता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रह सकता है। यह हमेशा एक तरीके से ही आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि शब्दों के मायने, मैंने कई बार आप लोगों से बात किया है कि शब्द के जो अर्थ होते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो जो शब्द पहले किसी अर्थ में लिया गया होगा वह आज की तारीख में उससे भिन्न अर्थ में लिया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर शब्द को अगर हम ले लें
तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूटिंग से निकला है। कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? गणना करना। तो कह रहे हैं कि पहले जो गणना किया गया था, क्या वही गणना आज जो है कंप्यूटर कर रहा है, या कंप्यूटर सिर्फ उस गणना तक ही आज भी सीमित है? कंप्यूटर कैलकुलेटर का ही बदला हुआ रूप था शुरुआत में। तो ये कहते कि नहीं, मुश्किल गणनाओं के अतिरिक्त अब कंप्यूटर कई सारे काम में आता है, लिखने, पढ़ने, डिजाइन करने, संगीत और फिल्म देखने, अफवाह फैलाने, बहुत सारे चीजों में काम आने लगा है। तो शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका मूल अर्थ हो सकता है कि बदल जाए। तो अब यहां पर जो है परेशानी हुई, ये जरूर लिंगदो मैडम जो है मुझे लग रहा है कि ये आशीष सर की क्लास में रही होंगी कभी, यानी कि किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो रही हैं। परवेज, ऐसा तुम्हें भी लग रहा है कि कुछ भी बताओ काटेंगी जरूर? यस सर, है ना? ये बिल्कुल आशीष सर का जो है पैटर्न पकड़ ली है। तो ऐसे टीचर को आउट कर देना चाहिए, है ना परवेज? टीचर वो बढ़िया जो आपकी बात में संतुष्ट हो जाए। नो सर, दिमाग की नहीं कर रखा लिंगदो मैडम, नहीं लिंगदो मैडम के लिए बोल रहे हैं। नो सर, क्योंकि ज्यादातर डायमेंशनल ओपन होते हैं इससे, है ना? अब क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मेरी अब समझ में आ गई, उसकी खोपड़ी खुली। कह रही कि आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। यानी कि परिभाषा उसके शब्द व्युत्पत्ति से नहीं निकलनी चाहिए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि 75%, 80%, मतलब कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि 80% तक बात हम शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर जो है मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन ये हर बार सही बैठ जाए इसका कोई भी जो है गणित नहीं है हमारे पास, ये गलत होते हैं शब्द व्युत्पत्ति वाला। तो अब मेरी कह रही है, अब मेरी ने जो है इस बात को सही पकड़ा कि हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और हमें इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। कहाँ भाग गया भाई? अभी कह रही है ओके। लिंगदो मैडम कह रही है कि अब जो है आपने सही पकड़ा कि सबसे पहले किसी भी बात के गहन अर्थ तक पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक उसके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक परिभाषाएं रटने से कोई काम नहीं बनेगा। अब यहीं पर आइए एक सरल परिभाषा के तौर पर देखते हैं। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। अब अर्थ समझने के लिए क्या होगा कि किसी भी चीज का अर्थ अगर समझना है तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करिए। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो कहते हैं कि यह एक उपयोगी शुरुआत है। तो जो आप लोगों ने अब तक जो है परिभाषा गढ़ते हैं कि लोकतंत्र का मतलब कि जहां पर हम जो है अपने शासक का चुनाव खुद करें, सरकार का चुनाव खुद करें, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लिंगदो मैडम क्या कहती है? अब देखिए कक्षा 9 की एनसीईआरटी है और कक्षा 9 की एनसीईआरटी में यह कहा जा रहा है कि चुनाव करना लोकतंत्र का शुरुआती लक्षण है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट तरीके से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बीच में अंतर को स्पष्ट कर देती है। लेकिन कहते हैं कि यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। जो लोग शासन के निर्णय खुद लेते हों वह लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि जहां पर चुनाव होता है वहां लोकतंत्र है,
तो अब देखिए इसको किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहलाना पड़ेगा या कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे चीन में, रसिया में, या जब परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तभी भी अगर आप लोगों को याद होगा तो परवेज मुशर्रफ भी चुनाव करवा देते थे और खुद ही 90-95% वोट पा जाते थे। तो ये कहते हैं कि हमें असली और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। अब मान लीजिए कि किसी देश में चुनाव हो रहा हो और वहां पर ईवीएम हैक कर लिए जाते हों, काल्पनिक प्रश्न बोल रहा हूं, ईवीएम हैक कर लिए जाते हों, वहां पर निर्वाचन आयोग ही सरकार का जो है पालतू जो है बन जाए, तो क्या वहां पर मीडिया जहां पर सरकार को छोड़कर के विपक्ष के पीछे पड़ी रहे, क्या ऐसी जगहों पर, क्या ऐसे स्थानों पर लोकतंत्र होता है? चुनाव अगर हो भी जाए तो जाहिर सी बात है कि सरकार ही जीतेगी। तो कहते हैं कि यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतंत्र, सरकारी जो लोकतांत्रिक सरकार है या लोकतंत्र के माध्यम से जो सरकारें गढ़ी गई हैं उनकी विशिष्टताओं को समझें। तो इसलिए अब इन्होंने यहां पर एक लोकतंत्र की जो है विशेषताओं को समझने की प्रैक्टिस की, और आप सभी लोग जो है इसमें शामिल होइएगा और इसको जरा बढ़िया बनिएगा कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक बन जाने का अधिकार देता है। तो आप बताइए कि इसके कहने का क्या मतलब है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक बन जाने का अधिकार देता है? इसको कहने का क्या मतलब है? सभी लोग बताएं। पार्टिसिपेट करोगे तभी तो सीखोगे ना तुम लोग। सोचिए कक्षा 9 के बच्चों से उम्मीद की जा रही है और आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। सर एक बार दोबारा स्क्रीन दिखाओगे? देखो बताइए। सर है जैसा ना, लोकतंत्र हमेशा एक व्यक्ति को अपना मतलब कोई भी सत्ता में होगा उसको एक ही तरह का फैसला देने का अधिकार नहीं दे रहा ना। नहीं, ये बात बहुत सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए जो भी निर्णय ले रहे हैं उसके जिम्मेदार खुद होंगे, अच्छा बुरा या जो भी होगा। हाँ, ये काफी हद तक सही है, अच्छा है, एग्री कर रहा हूँ, ये सही है। दूसरा ये स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाहों का चुनाव करना पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकालेंगे आप लोग? अच्छा, एक सभी लोग एक काम करो, ये जो भी स्टेटमेंट कहा जा रहा है इसको 2 से 3 लाइनों में लिख करके तुरंत जो है आप टेलीग्राम पर मुझे भेजो, वरना पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। करो फटाफट सभी लोग प्रैक्टिस करो, ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं सबका करना चाहोगे आप लोग? यस सर। सभी लोग तो फटाफट टेलीग्राम पर सभी लोग होना, कोई ऐसा जो टेलीग्राम पर नहीं है? यस
नहीं सर। जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं सबको जो है आप लोग फटाफट लिख करके भेजो। तो 1 2 3 4 5 5 स्टेटमेंट हैं, पांचों भेजो फटाफट से भेजो। मैं स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं। मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, करके दिखाओ आप लोग।
लिख लिया आप लोगों ने? एक स्टेटमेंट पर 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 25-30 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर कौन से आपके पर्सनल पे भेजा है मैंने ना? ठीक है, ग्रुप में भेजा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन सही है। सर एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने हैंड राइटिंग भी ऐसी सी और गलतियां भी बहुत है, इसलिए मैंने पर्सनल पे भेजा। कोई नहीं, कोई नहीं, ये मेरे सामने खुला हुआ है और मैं इसको ले लेता हूँ। मेरी लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना उत्तर, इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति अपना जो भी निर्णय लेगा उसका जिम्मेदार वह खुद होगा, सरकार नहीं। नहीं, ये बात नहीं कि सरकार नहीं होगा, लोकतंत्र में तो सरकार होती है, लेकिन ये होता है कि उसने जिस तरह की सरकार चुनी है, और सरकार चुनने के बाद चूंकि अगर वो सावधानी पूर्वक सरकार नहीं चुनता है तो सरकारें अंत में जो है उसी के वोट के आधार पर जो है उसका शोषण करती हैं, यानी कि उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगी, महंगाई बढ़ा देंगी, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। सर ये एक तरह से शोषण ही हो गया कि हर व्यक्ति अपना शोषण खुद ही कर रहा है इसमें। हाँ, सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन सरकार इन्हीं लोगों के बीच से आती है। यहाँ पर सरकार को
क्लीन चिट नहीं दी गई है, ये राजशाही नहीं कि सरकार क्लीन चिट पा गई। ओके। ठीक है, अब अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। दूसरा जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाही का चुनाव करना, पर उनके इसमें लोकतंत्र का मतलब नागरिक एक ऐसे जो हुआ नागरिकों की इच्छाओं को ध्यान में नहीं, नागरिकों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके नहीं, चुनाव के समय में ये नेता बड़े लक्ष्यदार और मीठे शब्दों में बोलते हैं, और इसके बाद जब वो चुन करके आते हैं, और हम जानते हैं कि उनकी प्रवृत्ति क्या है, वो हमसे मंदिर मस्जिद के बारे में बात करेंगे, वो हमसे जो है फ्रीबीज के बारे में बात करेंगे, वो शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। तो जैसे सर जब भी कोई वोट मांगने आता है तो जैसे वो चिकनी चुपड़ी बातें लगा के मतलब अपने वोट को हासिल करने की कोशिश करता है, और बाद में वोट मिल जाने के बाद वो अपना बदल लेता है अपने निर्णय उसको, वो कह सकते हैं। हाँ, वो है, लोग न्यायप्रिय हैं इसलिए लोकतंत्र है, परंतु अन्याय के प्रति व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का होना जरूरी है। मैं जरा इसको निकालूंगी, क्या स्टेटमेंट था। यहाँ पर स्टेटमेंट था, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। ये तो आप ये समझ लीजिए कि निबंध का रटा रटाया सवाल है, बिल्कुल पक्का। ये तो 1000 शब्दों में भी आप लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये किसका, ये थोड़ा बंद करो स्पीकर, जब बिना मतलब खड़खड़ाहट है। आप लोगों को खुद समझ में आना चाहिए कि आपका स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा है, बोलना जरूरी नहीं है। महेश, मैंने बेटा बोला था ना कि टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप से मुश्किल हो जाएगा, देखना। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। तो इसमें लोकतंत्र को शासन के अधीन बताया गया, जो ये सुनिश्चित करता है कि जैसे नहीं, ये तो पूरी तरह से जो है स्टेटमेंट के इर्द गिर्द भी नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पांचवा क्या था कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोग जितने भी गलत निर्णयों पर चर्चा की जाती है, उन सबको अधिक प्रभावशाली लोकतंत्र के जरिए। पांचवा सही है। जरूरी नहीं कि जो निधि ने लिखा है मैं उसको अंतिम सत्य मान रहा हूँ, बल्कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने सेंटेंस पढ़ा कि नहीं, हर कोई अलग अलग तरीके से समझेगा। तो जरूरी नहीं कि जो निधि पर मैंने रिएक्शन दिया है वो बाकी लोगों के लिए भी रहेगा। और किसी का आया? बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। यस सर, टेलीग्राम पे से। टेलीग्राम पर आपने भेजा? हाँ, सार्थक। लोकतंत्र हर व्यक्ति को, इसका तात्पर्य कि लोकतंत्र में आप अपने शासक को चुनते हैं और ये जरूरी नहीं कि वह आपकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप शासक चुनते हैं तो वह तानाशाह है। नहीं, दूसरा गलत है, दूसरे का तो कोई मतलब नहीं बना कि लोकतंत्र में न्याय ही सर्वोपरि नहीं। तीसरा भी बिल्कुल सही नहीं है, इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट है। चौथा, लोकतंत्र का अर्थ यानी कि हम जैसी सरकार के लायक हैं। वैसे सरकार, बल्कि लोकतंत्र का अर्थ है कि वैसी सरकार हो जो जन कल्याण के लिए। नहीं, ये चौथा स्टेटमेंट भी सही नहीं है, थोड़ा और गहराई से समझा जाना चाहिए। लोकतंत्र ही बुराइयों को लोकतंत्र, ठीक है, ये वाला पहला और पांचवा कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री है, पर सार्थक और लिखो, लगातार लिखो। और किसी ने नहीं दिया। परवेश, तुम्हारा क्या हुआ? सर मुझे हाथ में प्रॉब्लम है तो नहीं लिख पा रहा हूँ मैं।
एल्बो से प्रॉब्लम है मेरे को। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ प्रीति बोलिए। सर मैं अभी रास्ते में थी, मतलब लाइब्रेरी से आ रही थी, तो मैं ऐसे बोल के बता सकती हूँ। हाँ बोलो। सर इसमें पहला है जैसे लोकतंत्र हर तू व्यक्ति को रास्ते अपना में जा रही है शोषण। तो कैसे बोल रही है, फिर तू लड़ बड़ न जाओ कहीं। किस चीज से जा रही हो? सर अभी जस्ट, मतलब अभी जस्ट पहुंची हूँ लाइब्रेरी से। पहुंच गई हो ना, मतलब कि जी सर, रास्ता जी वास्ता सर। तो नहीं है ना? लाइब्रेरी में नहीं सीढ़ियां नहीं। वगैरह तो नहीं है? जी। लाइब्रेरी में सीढ़ियां वगैरह तो नहीं कि बोलने के चक्कर में टकरा जाओ किसी चीज से? नहीं 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 सर। हाँ ठीक है, बोलो फिर। सर इसमें पहला है लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। मतलब लोकतंत्र में जो जनता है वह अपना निर्णय खुद लेती है, लेकिन अगर वो अपने निर्णय पे खड़े नहीं उतरते या अपना निर्णय सही नहीं लेती है तो फिर वो खुद ही मतलब अपने शासक का शोषक बन जाती है। हाँ बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। पहली बात है कि लोकतंत्र में तानाशाह जो लोकतंत्र में तानाशाह जैसा कुछ नहीं है, मतलब लोग तानाशाह को नहीं चुनते हैं। लेकिन अगर उनके सामने कोई उनकी इच्छा की बातें करे, जैसे जो अभी जिनको इतनी जागरूकता नहीं है, या फिर अगर उनके बारे में कि हाँ हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देंगे, ये कर देंगे, तो उसके बाद लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं और मतलब उनको वोट देने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। हाँ, और वोट पाने के बाद यही लोग जो होते हैं वो फिर अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जी इसी सर। तरह से तानाशाह हो जाते हैं। ठीक है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि मतलब न्याय होना जरूरी है, और अन्याय अगर किसी के प्रति अन्याय हो रहा है तो उसको भी मतलब रोकना एक लोकतंत्र का ही मतलब कार्य बोल सकते हैं, या फिर लक्षण या कुछ। ओके डन, सही है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। मतलब लोकतंत्र में जो लोग हैं वह अपनी इच्छा से सरकार का चुनाव करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मतलब जो उनकी परेशानियां हैं, जो वो चाहते हैं उसको सरकार जमीनी स्तर पर रहकर उनकी परेशानियों को दूर करे। ठीक है। और एक है लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। मतलब अगर लोकतंत्र के बारे में, जैसे कई लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है कि मतलब लोकतंत्र है क्या, इसमें किस तरीके से क्या शासन होता है क्या, तो उसके अगर उनको और ज्यादा जागरूक करेंगे तो लोकतंत्र जो है वो और अधिक अच्छा हो सकता है। ठीक है, सही है प्रीति, सेटिस्फैक्टरी है। पर प्रीति मैं चाहूंगा कि जो इसका चौथा स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र, तीसरा स्टेटमेंट, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। मैंने लिखा है सर, मैं सेंड कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 1000 शब्दों में इस पर एक निबंध भी लिखो। तुम 2-3 दिन का मौका ले लो, लेकिन लिखो इस पर। ठीक है, अच्छा रहा प्रीति। इसके बाद अनिका का मेरे पास है, ये और किसने भेजा हुआ है? अफसाना का आ गया है मेरे पास, और अनिका का आ गया है। मैं ले लेता हूँ। ये मेरे हिसाब से अनिका है। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को अपना नेता खुद चुनकर अपने भविष्य को तय करने का अधिकार देता है। अपने सामाजिक सपने को पूरा या अपने नेता के द्वारा उनको पूरा किए जाने के वादों को निभाने के प्रति नेता का चुनाव करना। नहीं 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 नहीं, इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो कुछ हद तक सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन और स्टेटमेंट उतना जो है सही नहीं है। और ये अफसाना है। हम जिस प्रतिनिधि सरकार का चुनाव करते हैं, अच्छा या बुरा, जो हम पे शासन करे या शोषण करे, उसके जिम्मेदार हम होंगे। नहीं, ये उतना सही नहीं गया है। इसमें दिखाना ये है कि मनुष्य अपना शोषण कैसे कर रहा है। ठीक है ना? भेजिए। सर पहला इस तरह के तो हेलो। हाँ बोलो।
सर पहला स्टेटमेंट तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जब लोकतंत्र में व्यक्ति अपना जो वोट का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, वो खुद से ही सुनता है। बट जब शासन ही अपना उस पे शोषण प्लीज अब करने ऐसे का मत पर आ जाए। जल्दी से चले। नहीं रुक जाओ, पढ़ने में जरा पढ़ने दो। दूसरा, देश के नागरिक जितने न्याय पसंद होंगे वे उतने ही लोगों को, दूसरा स्टेटमेंट अफसाना मैंने लिखा है। ये कौन जल्दी है? से नहीं जा रहा है माता। बंद करो अनु, माइक बंद करो। देश के नागरिक जितने न्याय पसंद होंगे वे उतने ही लोगों को सुनना पसंद करेंगे, उनकी इच्छा को जान। नहीं, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है। मैं चाहूंगा इस पर कि प्रीति अपने स्टेटमेंट लिख करके तुम ग्रुप में फॉरवर्ड करो। ओके सर। सर नेटवर्क की वजह से जा नहीं रहा है सर, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, मैं कर लूंगा। तो आइए आगे जरा बढ़ते हैं। तो ये लोकतंत्र को लेकर के ये 5 स्टेटमेंट हुए। इसका मतलब है कि बाकी लोग लिखते कम है बहुत, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा हम लोगों को। सर इन स्टेटमेंट्स को समझाइए ना। समझाए तो बेटा, तुम एक बार फिर से क्लास को सुन लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। कल मैं फिर बता दूंगा, कल नहीं मंडे को क्लास होगी तो मंडे को फिर बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं कि अब यहीं से आप लोकतंत्र की विशेषताओं को समझिए, और लोकतंत्र की विशेषताओं को सबसे पहले ये इस एक कार्टून के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई भी इस कार्टून को एक्सप्लेन कर सकता है कि ये कार्टून क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सर ये लोकतंत्र को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या समझ सकते हो? सेना की मदद से लोकतंत्र लाने का प्रयास किया जाए। सर फिलॉसफी वाले में चेक करिए सर प्लीज। हाँ ठीक है अनु, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं तो तुम्हारा लास्ट में लेंगे। अब इसको समझिए कि इसको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो जो है अनिका का जो स्टेटमेंट सही है कि इसको जो है खड़ा करने की कोशिश हो रही है। दूसरा जो है सार्थक ने शायद बोला है कि, सार्थक ही ने बोला ना कि इसको जो है सेना की मदद से खड़ी की जा रही है। और क्या इसमें आपकी समझ में आ रहा है? सर सेना ही अपने अकॉर्डिंग लोकतंत्र खड़ा करने की कोशिश कर रही है शायद। हाँ, ये भी निधि ने दोनों को जो है मिक्स किया। और क्या समझ में आ रहा है? ये एम आप लोग को नहीं नजर आ रहा है? एम, ये एम कहीं देखा जाना पहचाना सा लग रहा है? सर सर एम मतलब वो एक कंपनी है ना सर, खाने वाली, मैकडी। या तो यहाँ पर उस सिंबल को लाने का क्या मतलब हुआ? सर इसमें इराक और मतलब इराक में जो इसमें साइड में लिखा हुआ है, इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय का ये कार्टून है। तो सर शायद ये अमेरिका ने जो इराक में मतलब लेकिन एम का मतलब क्या है? सर अमेरिका ही हो सकता है इसका मतलब, जैसे अफगानिस्तान में एम का मतलब सर मेजॉरिटी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई आइडिया लगा? मास ना 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 ना, इसका मैगडी से कोई लेना देना है। चलो मैंने इतना बता दिया। एक्चुअली में ये मैगडी को क्यों लाते हैं बीच में? मैगडी जो होती है वो बर्गर वगैरह बनाने वाली कंपनी होती है। मैकडोनाल्ड पूरा नाम है ना उसका? यस सर। जी सर। तो इससे लेना देना क्या है इसका लेना देना ये है कि मैकडोनाल्ड जो है वह
एक तो अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन पूंजीवाद का प्रतीक यहां पर बनाया गया है कि किस तरह से सेना के दम पर यानी ताकत के दम पर जबरन इराक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को थोपने के लिए लोकतंत्र के नाम का जो है नाटक रचा गया है, या इराक में जबरदस्ती लोकतंत्र को थोपा इसलिए गया ताकि वहां पर अमेरिका के पूंजीवाद का जो है संरक्षण किया जा सके, पूंजीवादी हितों को की रक्षा की जा सके। अब क्या ये कार्टून आपको ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, जब हमेशा इसमें सेना का जिक्र दिखा जा रहा है तो लोकतंत्र हमेशा लोगों से बनता है, बट इसमें सेना के थ्रू थोपा जा रहा है, तो वो लोकतंत्र कहाँ से दिलाएगा? सेना के जरिए वहां के शासन को हटा करके सेना की उपस्थिति में चुनाव कराए गए हैं इराक में। ये लोगों से नहीं पूछा गया कि क्या वो सद्दाम हुसैन को हटाना चाहते हैं कि नहीं हटाना चाहते हैं। ये लोगों को विकल्प नहीं दिया गया कि वो अपना चुनाव किस तरह से कराना चाहते हैं। पूरी सिस्टम जो है सेना के दम पर अमेरिका ने खड़ा कर दिया, तो चुनाव हुआ है वहां पर। ये पिछले क्लास में भी आप लोगों ने एक कार्टून देखा था जिसमें वो सेना की उपस्थिति में वोट डलवाया जा रहा है, भूल गए आप? हाँ सर, बट उसको लोकतंत्र मेरे को वो समझ में नहीं आया कि जब लोगों की इच्छा ही नहीं है उस चीज में और सेना के थ्रू हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। जब लोगों की इच्छा ही नहीं होती है, हमारे देश में ये बोला जाता है कि जब कोई चुनाव होता है उसमें जो विजेता होता है उसके बाद दूसरी पार्टी तोड़ मरोड़ के ये करती है, तो लोकतंत्र की हत्या बोली जाती है उसको। तो ये भी लोकतंत्र की हत्या ही होती है ना, एग्जैक्टली। तो हत्या तो हुई है, लेकिन लोकतंत्र जहां पर पहले बिल्कुल चुनाव नहीं होते थे, अब वहां पर चुनाव कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र जो है सद्दाम हुसैन के जमाने में जो प्योर तानाशाही थी उसकी जगह अब थोड़ा तो दिया गया, लेकिन उस लोकतंत्र का रूप ऐसा। अब यहीं पर लोकतंत्र की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। ये तुम्हारी बात सही है कि लोकतंत्र जो है पूरी तरह से नहीं है, परंतु लोकतंत्र की हत्या शब्द इसलिए गलत है क्योंकि पहले तो लोकतंत्र था ही नहीं ना। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने लोकतंत्र की हत्या की क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाया था। यहां पर सद्दाम हुसैन लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए तो नहीं थे ना। यस सर, समझ गए। ठीक है, यहां पर क्या है कि अमेरिका चुनाव के नाटक के जरिए अपने पूंजीवादी हितों की रक्षा कर रहा है, ठीक है। अब ये आ रही है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो लोकतंत्र की विशिष्टताओं में पहली विशिष्टता क्या दी गई है, अब यहीं से आप लोग फिर से देखिएगा। पहली विशिष्टता है कि चुनी हुई सरकार हो, ठीक है, चुनी हुई सरकार हो। ये कहते हैं कि सवाल कौन कौन से, पहले चलिए हम इनके तरीके से ले लेते हैं। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र को समझने के लिए पहला प्रश्न है कि शासक कौन है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। अगला प्रश्न ये क्या उठाते हैं, अगला प्रश्न ये उठाते हैं कि सरकार के किस रूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। इन तीन प्रश्नों को लेकर के ये लोकतंत्र को समझने की कोशिश करें। हालांकि इसके अलावा भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इन्हीं तीन प्रश्नों को लिया और अब इसी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले में कहते हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। तो ये कह रहे हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं वह लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिए। अब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को पलट दिया। तो अगर उन्होंने पलट दिया तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई थी
जो अभी परवेश बोल रहे थे। तो ये है कि चुनाव जो है, पहली शर्त ये होनी चाहिए कि शासन कैसा हो, तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। ये क्लियर है। अगला जो है, इस पर क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव कैसे हो, तो दूसरा कह रहे हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अब यहां पर दो जो है ये कार्टून देते हैं। पहले कार्टून में ये कहते हैं कि यहां पर जो है डेमोक्रेसी अंदर आना चाहती है सीरिया में, तो लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि सीरिया में भी चुनाव होते हैं, लेकिन सीरिया में चुनाव कैसे होते हैं कि एक ही पार्टी है और अगर आप उस पार्टी के सदस्य हैं तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये कम्युनिस्ट जितने देश होते हैं उनमें ये लक्षण होता है। तो कहते हैं कि अगर आप इस पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव रह कहां गया, जब केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और उस पार्टी से संबंधित लोग ही वोट देंगे, तो फिर वही पार्टी बार बार जीत करके आएगी, तो चुनाव हुआ कहां। तो इसलिए कहते हैं कि चुनाव के लिए जरूरी है कि निष्पक्ष मुकाबला हो। तो पहले शासन कौन हो, तो इसका उन्होंने उत्तर दिया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। दूसरा, चुनाव जो होना चाहिए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई, अब सिर्फ दाहुई शब्द पकड़ लीजिएगा तो भी चलेगा, कहते हैं चीन की संसद के लिए 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब कितने सदस्य आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, इसमें छूट गया है। तो करीबन 3000 सदस्य आते हैं। वर्तमान में अगर मैं जो है इसकी संख्या आप लोग के सामने स्पष्ट करूं, ये कुछ आज परेशान कर रहे हैं, तो 3000 सदस्य चुन करके आते हैं, जो ये इन्होंने संख्या ली। एग्जैक्ट नंबर है 2980, याद रखिएगा क्योंकि चीन में इस समय ये काम चल रहा है। तो कहते हैं कि कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। तो अब चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है उनसे जो है निर्णय लेना होगा। तो कहते हैं कि चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध पार्टियों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत है। तो ऐसी दशा में सरकार जब कभी भी बनेगी तो वह किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के बारे में जब बात करें तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि चीन में स्वतंत्र चुनाव नहीं होते, इसलिए चीन के जो है हम लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र नहीं कह सकते। इसी तरह से ये कहते हैं कि 1900, ये किताब में लिखा है कि 193 में, लेकिन ये 193 की जगह होना चाहिए 1821। ये किसी वजह से प्रिंटिंग की गड़बड़ी है। तो कह रहे हैं कि 1821 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में आज तक मैक्सिको में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि ये पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी का जो है जिक्र कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नाम की एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर चुनाव जीत नहीं पाते थे। इसके लिए क्या करती थी मैक्सिको की जो है PRI जो पार्टी थी, PRI नहीं, हाँ PRI, तो वो क्या करती थी कि वह चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना करके हर हाल में जीत हासिल कर लेती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे।
मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। ये समझ लीजिए कि काफी हद तक वर्तमान भारत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, इतना अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन मैं पिछले 7 दिन से हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कॉर्नर में छोटी सी खबर या फोटो भी दिखा दें तो वो भी ये लोग नहीं देते हैं। तो और ज्यादातर मीडिया आप जानते हैं कि किसके लिए सवाल पूछती है, तो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है वह कहां से लिया गया है, वो काफी हद तक यहीं से जो है प्रभावित है। वो यहीं से जो है अपनी बात को उठाने की कोशिश करते हैं, अपना तरीका जो है डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटा करके दूसरी जगहों पर कर दिया जाता है, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। तो क्या इन उदाहरणों पर हम मान सकते हैं कि चाहे आप मैक्सिको का ले लीजिए, चाहे चीन का ले लीजिए, पाकिस्तान का ले लीजिए, तो क्या यहाँ पर वास्तविक चुनाव हो पाते हैं? अब यहीं पर देखिए तो ये लैटिन अमेरिका का है कि जहां पर जो है फौजी शासन जो है वो लोकतंत्र का नाटक करती है, यानी कि लोकतंत्र जो है फौज ने जो है उस पर कब्जा कर रखा है। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि वहां पर चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चीन में या मैक्सिको में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं है, क्योंकि लोगों को जो है यहाँ पर क्या होता है कि विकल्प नहीं मिलता है। और मैक्सिको के मामले में विकल्प तो है, पर जनता के पास वास्तविक विकल्प नहीं था, क्योंकि आपने जो है विपक्ष को पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया था या उसको जो है तस्वीर से हटा दिया था, जैसा कि आपके आज के भारत में हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि वास्तविक चुनाव नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव कराना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चुनाव में राजनीतिक विकल्प होने चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर समान हो। तो पहला यह होना चाहिए कि शासक वर्ग कौन हो, निर्णय शासन के कौन ले, या तो जनता स्वयं ले या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ले। और दूसरा क्या इन्होंने निकाला, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पर वैसे भी बोल्ड मार्क किया हुआ है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और विकल्प होने चाहिए। तीसरा है कि एक व्यक्ति का एक मत मूल्य होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर कि एक वोट एक मूल्य ये नहीं चलता है। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों के वोट का मूल्य भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो इन सभी देशों में एक वोट एक वैल्यू नहीं है, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार यहां पर लागू नहीं होता है। अब यहीं पर देखिए लैटिन अमेरिका से ये जो है मैप लिया गया है। अब इससे आप क्या समझेंगे, इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप बताइए? करप्शन। हाँ, अंदाजा लगाइए, बोलिए। ज्यादातर पार्टियों में करप्शन कुछ हद तक
सर वहाँ पे सिर्फ अमीरों की ही सरकार बन सकती है। कुछ हद तक सही है भी। और बताइए और सर कैसे? नोट हाँ जी, नोट के बदले वोट, नोट के बदले वोट। या बहुत सही, बहुत सही। यानी कि आप सभी लोगों का अगर मैं उत्तर मिला दूं तो ये बन जाता है कि चुनाव में पैसे का उपयोग, जिसको कि हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा है प्लूटोक्रेसी या धनतंत्र, कि पैसा इतने बड़े पैमाने पर फेंक दो कि सिर्फ पैसे वाले ही चुनाव जीत सकते हैं। और अभी गोवा के रिजल्ट के बारे में जो है इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि किस प्रकार से बीजेपी ने वहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, कांग्रेस ने खर्च किया, टीएमसी ने खर्च किया, और वो कई करोड़ों रुपए में खर्च किया, और वो भी नंबर 1 में जो आया। नंबर 2 में जो खर्च हुआ था वो नहीं बताया। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि औसतन जो है ये मतलब अनऑफिशियल है, लेकिन ये आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो सीमा निर्धारित की है कि एक विधायक को चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए और एक सांसद को चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 70 लाख रुपए ही खर्च करने की इजाजत है। लेकिन आप बताइए कि क्या ग्राम प्रधान का चुनाव 40 लाख या 70 लाख में हो जाता है? इतना का तो मुर्गा और दारू नहीं बढ़ सकती। तो जाहिर सी बात है कि यह जो खर्च की सीमा है वह उससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है ना? तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव में यह बहुत बड़ी खासियत है। अब यहां पर इराक का सद्दाम हुसैन वाला दिया कि सद्दाम हुसैन भी चुनाव कराते थे, तो इराक वाले जो है हुर्रा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन कहते थे कि वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था। यह सद्दाम हुसैन कैद खाने में है। यानी कि किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता था। तो अब ये कहते हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की अगली विशिष्टता क्या होनी चाहिए? तो लोकतंत्र की अगली विशिष्टता है कि यहां पर कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। यहां पर वो जिम्बाब्वे का जो है, हाँ बोलो। तो ऐसे लोकतंत्र से कैसे बचे जिसमें एक ही वोट एक ही अधिकार हो? इस लोकतंत्र से कैसे बचे कि तुम्हारे वोट की और राष्ट्रपति के वोट की जो है कीमत एक समान होगी। अब फीजी में कह रहे हैं कि फीजी में जो इंडियंस का वोट वैल्यू है वो कम होती है, यानी कि उनके वोट की जैसे वोट की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी और आपका जो सिक्किम वाला होगा उसके वोट की वैल्यू बहुत कम होती है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो लेकिन जब प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं तो उसमें वोट वैल्यू काउंट नहीं करती है। प्रत्यक्ष चुनाव में वोट वैल्यू सबकी एक बराबर है। उत्तर प्रदेश वाले की भी, सिक्किम की भी, राष्ट्रपति की भी, परवेज की भी, सबके वोट की वैल्यू एक है। तो यहां पर जो है वोट वैल्यू एक कर दिए जाने का अंतर क्या आ जाता है कि वोट वैल्यू एक कर दिए जाने से सबका जो है वोट जो है बराबर हो जाता है। लेकिन फीजी में जो है किया गया कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग होंगे उनकी वोट वैल्यू कम कर दी गई और जो फीजी के मूल निवासी थे उनकी वोट वैल्यू बढ़ा दी गई। ठीक है? यस सर। अब ये कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लीजिए। तो कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में, यहां पर 1980 होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, ब्रिटेन का जो है उपनिवेश था, और इसके बाद से यहां पर जानू पीएफ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। नेता इसके रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे जो है चुनाव लोकप्रिय थे लेकिन फिर भी
चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते थे और बार बार संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की गई और उसकी जवाबदेहिता को कम किया गया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती है, सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसा भी कानून है कि राष्ट्रपति के आलोचना के अधिकार को सीमित कर देता है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ सरकार शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। अखबार स्वतंत्र है पर सरकार के आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जो है जजों पर भी दबाव डाला। तो अब ये कहते हैं कि क्या इन फैसलों को पढ़ करके सुन करके आपके मन में कहीं न कहीं जो है वो भारत की परिकल्पना आ रही है, जैसे कि इस लड़की के मन में आ रहा है कह रही कि मैं जिम्बाब्वे का क्यों पढ़ूं, मेरे भी देश में तो इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस तरह की आ रही है, अभी की चर्चा आ रही है, अभी जो हो रहा है वैसी चर्चा हो रही है। ये जब तुम पैदा नहीं होते थे तभी भी इसी तरह की चर्चा होती थी। लोहिया से लेकर के जयप्रकाश नारायण तक के बड़े बड़े आंदोलन इसी बात पर हो गए। तो जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। तो बार बार जनादेश पाना जरूरत है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे। अब ये इसको अंडरलाइन करते जाइएगा, ये पूरा उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों, और ये सिर्फ लिखित में नहीं वास्तविक से होनी चाहिए, इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन हम सब लोग करते हों। अब यहीं पर ये देखिए कि किसी को जो है, मैं इसका उदाहरण अपने उत्तर प्रदेश से देता हूं कि जो लोग किसी और पार्टी से हैं, दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, सरकार उनके ऊपर बड़ी कड़ी कार्यवाही कर रही है। अच्छा है कि गुंडे बदमाशों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सरकार के समर्थन में हैं, वो माफिया डॉन हैं, वो गुंडे हैं, तो सरकार उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करती है। यहीं पर संविधान की जो मूल भावना है विधि का शासन, उसका उल्लंघन होता है। जैसे हमारे यहाँ मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्यवाही हो रही है, ठीक हो रहा है, अतीक अहमद पर कार्यवाही हो रही है, ठीक हो रहा है, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में राजा भैया और ब्रिजभूषण सिंह या ब्रिजभूषण सिंह है, इनके जैसे माफिया, इनके ऊपर सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं पर लखीमपुर खीरी से वो जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने जो है दिन दहाड़, वो खुद जो है किसानों को सबक सिखाने की बात करते हैं, उनके बेटे ने जो है किसानों को रौंद दिया थार के नीचे, लेकिन सरकार उनको मंत्री बना के रखी, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया। तो जाहिर सी बात है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार अब सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रही है। तो यहां पर सरकार गलत कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि फिर ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं हो सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदार
संविधान, जिम्मेदारियां जो होती हैं वह संविधान देता है। तो ये अंडरलाइन करनी चाहिए। और कहते हैं कि ये सभी लोग न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। तो जो लोग संवैधानिक पद पर होते हैं वो हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए सरकार को समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार का ये भी लक्षण है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाला नहीं कि आप आम कैसे खाते हैं। कनाडा के एक आदमी को बुला करके सरकार जो है प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे, ये नहीं होता। ये प्रायोजित इंटरव्यू नहीं चाहिए, खुल्लम खुल्ला चाहिए जिसमें कि लोग आपसे सवाल पूछ सकें। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो नागरिक अधिकार और संवैधानिक कानून, इनके भीतर ही काम करना है। बुलडोजर चलाना नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कई सारे जो है लोकतांत्रिक सरकार के जो है परिभाषाएं देखी। ये सारे जो बोल्ड में है सब आपको ले लेना चाहिए था। तो कहते हैं कि क्या क्या हमने देखा। पहला देखा कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। यहां से आगे बढ़ा, फिर कहा गया कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, विकल्पों के साथ होने चाहिए, सभी लोगों के लिए समान अवसर होने चाहिए, और चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आप लोग को बताया था। अब यहाँ पर जो है ये एक ये कौन है भाई, किसका स्पीकर ऑन है? अच्छा, महेश है। अच्छा ये मैंने गलत। ठीक है। तो अब ये देखिए कि इनमें से आपको मैच कराना है। क्या आप लोग मैच करा करके बता सकते हैं? पढ़िए और मैच करके बताइए एक एक करके। कौन सा किस कॉलम में जाएगा? सर पहला वाला लास्ट में जाएगा। ठीक है। आगे और बताइए। दूसरा का दूसरा में जाएगा। दूसरा का दूसरा में जाएगा। दूसरा का दूसरा में नहीं जाएगा। सर दूसरे का पहले में जाएगा, कानून का शासन। सर कैसे नहीं जाएगा? उसको समाप्ति कर दिया गया ना। जैसे कोई भी वोट का अधिकार नहीं हुआ इसका श्रीलंका में, तो फिर उसका अधिकार समाप्त हो गया ना। अधिकारों का सम्मान, तो अधिकारों का सम्मान नहीं दिया गया ना। हाँ कह सकते हैं, अधिकार नहीं दिया गया। तो सम्मान ही नहीं मिला ना अधिकारों का उनका। हाँ तो नहीं है, नकारात्मक रूप से। ठीक है। अनुपस्थिति भी है, कामकाजी अनुपस्थिति। तो दूसरा का दूसरा सही है। तीसरा, चौथा स्वतंत्र और निष्पक्ष दूसरे का चुनाव हमें होगा। तीसरा ले लेना चाहिए। सर इसका पहला होगा, पहला कानून का शासन। अरे चुप रहो, मैं जो बोल रहा हूं भारत से, ये दूसरे का आप तीसरा लीजिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल,
क्योंकि यहां पर वोट के वैल्यू में अंतर कर दिया है। तीसरे का जो है ये अधिकारों का सम्मान है। पांचवें का चौथा है, और ये जो है चौथा इसका पहला जाएगा। यस सर। सर ये थोड़ा खटा पड़ा है, ये दूसरा वाला थोड़ा मेरा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वोटों का अधिकार। शांत हो जाओ, बता रहा हूं। क्या हो रहा है भाई? तो ऐसे बच्चों को वैसे बात करते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये हमने लिया A B C D और E। तो भूटान नरेश, तो 1 का क्या हो गया? 1 चलेगा E के साथ, 2 जाएगा C के साथ, ठीक है। 3 जाएगा B के साथ, 3 जाएगा B के साथ, 4 जाएगा A के साथ, E के साथ, 4 A के साथ, 5 जाएगा D के साथ। ऑल डन सभी लोगों को? यस सर। कोई डाउट किसी के मन में अभी भी? नो सर। सर ये दूसरा वाला समझा दीजिए, ये अधिकारों का और 1 वोट का, वो समझ में नहीं पाया। कौन सा? ये दूसरा वाला, भारत से गए अनेक, तो यहाँ पर सबको वोट, एक व्यक्ति 1 वोट का जो है अधिकार मिला। या तो कामकाज रहेगा या अनुपस्थिति रहेगा। तो अगर सबको 1 वोट दिया जाता, सबको वैल्यू दी जाती, यहाँ पर अनुपस्थिति है इसका। यस सर। क्लियर है? ओके डन। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं, अगले चैप्टर को पढ़ करके आएगा। आप देखिए कि एनसीईआरटी कितना गहन बात करती है, बहुत गहराई के साथ एनसीईआरटी जाती है। और ये सर मेरा आंसर पढ़िए। तुम्हारा आंसर पढ़ें, ठीक है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। रुक जा, पहले इसका आंसर पढ़ ले, वरना ये जो है बवाल कर देंगे। अनु तो इतना छोटा लिख के दी है। चुनाव सर ब्लू वाला, हाँ वही पढ़ा रहा हूँ। चुनाव करने की छूट व्यक्तियों के पास है, अतः अगर सरकार शोषण करेगी तो नहीं, ये पहला पूरा गलत है। सारी सच्चाई लोगों के समक्ष होती है, वे जागरूक अगर नहीं होंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तानाशाही। कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा नहीं लेंगे इसको। इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का तंत्र, अर्थात कई लोगों के समूह का ही कोई एक व्यक्ति तंत्र पर राज करेगा। नहीं, ये लोगों का राज जो है वो एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि एक लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अर्थात न्यायप्रियता ही है जो लोकतंत्र को संभव बनाती है। नहीं, ये तो तीसरा जो है आसपास में भी नहीं गया है, ये काफ़ी होता है। वहीं जब सरकार सही कार्य नहीं करती है
तो तुमने 3 का ही लिखा है। यस सर। नहीं, पूरा लिखना चाहिए था, पर चलो ठीक है, प्रयास किया बेटा, और जो है करती रहना। सर तीसरे से उम्मीद था सर कि सही होगा। अरे कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोग के सामने जो है इसका प्रीति का स्टेटमेंट है। पहले वाले में प्रीति ने दिया है, मैं जरा क्वेश्चन खोल लूं। हाँ, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। तो चुनाव चयनित सरकार द्वारा कार्य सही ढंग से नहीं करती है, जिस कारण जनता स्वयं अपने शासक का शोषक नहीं बन जाती है, अपने आप का शोषक बन जाती है। प्रीति जी सर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें जो है चुनाव करना, करेक्शन करना होगा। तानाशाह का चुनाव जनता नहीं करती, जनता अधिकतर उन जो उनके इच्छाओं कार्यक्रम, लेकिन बाद में वही सरकार। हाँ, जब लोग जो है न्याय समानता आदि के आधारों पर नहीं, केवल लोकप्रियता के आधार पर सरकार को चुनते हैं, तो वह सरकारें हमेशा तानाशाह का काम करती हैं। तुमने बोला बहुत अच्छा था, लिखते समय तुम्हारा गड़बड़ हो गया है, यानी कि जो तुम समझ रही थी उसको एग्जैक्ट लिख नहीं पाई। न्यायिक समानता लोकतंत्र का एक लक्षण है। न्याय और अन्याय में भेद कर, अन्याय को दूर कर न्याय को स्थापित करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। कुछ हद तक सही है। लोकतंत्र में हम अपनी इच्छा से सरकार का चुनाव करते हैं, जो हमारी परेशानियों को समझकर उसे दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करती है। चौथा सही है। पांचवा, बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को लोकतांत्रिक शासन के प्रति जागरूक कर लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। ये एग्जैक्ट सही है। पांचवा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा, एक नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, पर इस तरह के प्रयास काफी अच्छे हैं, क्योंकि जब आप लोग इस तरह के एफर्ट करते हैं तभी आप लोग सही ढंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। तो 9:15 बजे फिर मिलेंगे। अभी के लिए क्लास रोक रहे हैं, 9 बजे फिर मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जब लोकतंत्र में हमेशा लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, उसके बाद दूसरी सरकार हस्तक्षेप करके अपनी सरकार बना देती है, तो वो तानाशाह के अराउंड नहीं हो सकता? नहीं, इसका जो है थोड़ा बाद में, जब हम सरकार कैसे बनती है इस पर बात करेंगे, तब हम इसको जो है करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसको थोड़ा गंभीरता से समझना होगा कि लोग सरकार नहीं चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जब बात करूंगा तब ये जो है क्लियर होगी। लंबा टॉपिक है, तो आगे जब टॉपिक आएगा तब मैं इस प्रश्न को लूंगा, उत्तर दूंगा इसका। ठीक है, तो चलिए अभी खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, आप लोग जिंदाबाद रहिए।